नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपका चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर है और यह लेक्चर संख्या 26 है। आपके स्क्रीन पर लेक्चर संख्या 26। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा बीपीएससी ऑब्लिक एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और यह पूरा कंप्लीट कोर्स जो है बीपीएससी पीजीटी के लिए या एसएसबी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स है आपका 1499 रुपए का एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स क्लास 6 से लेकर 12 का पूरा आपको लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सब कुछ अप टू डेट मिलेगा। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपए की सीरीज है, पूरा कोर्स है। मूल निवासियों का विस्थापन एनसीईआरटी क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक संबंधित है। यह जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, केपीएस के लिए, एमटीएस के लिए, एसएसबी के लिए, कुल मिलाकर हर राज्य की राज्य सेवा लोक सेवा आयोग के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए और टीचर से संबंधित वैकेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है। मूल निवासियों का विस्थापन, दरअसल यह आपका चैप्टर जो है दरअसल यह है कि औपनिवेशिक साम्राज्य में जब इंग्लैंड से और फ्रांस से, स्पेन से, पुर्तगाल से बहुत सारे लोग आए और देश के संसार के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों पर कब्जा किए अपना, तो वहां के कुछ लोगों का विस्थापन हुआ। वहां के कुछ लोगों का विस्थापन करके वह किसी अन्य औपनिवेशिक क्षेत्रों में बसाए, बागानों में बसाए या कोयला खदानों आदि में काम लेने लगे। और फिर स्पेन से, पुर्तगाल से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या अन्य यूरोपीय देशों से एक बहुत बड़े तबके का विस्थापन हुआ, मतलब बाकी महाद्वीप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो यही है मूल निवासियों का किस तरह से विस्थापन हुआ, वही उसी से संबंधित यह चैप्टर है और औपनिवेशिक साम्राज्य को भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इंगित करता है, बताता है। औपनिवेशिक साम्राज्य 17वीं सदी की बात 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए पुर्तगाल और स्पेन ने ही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की खोज किया था, वहां पर अपना दावा, अपना प्रभुत्व जमाया था और वहां पर अपना औपनिवेशिक साम्राज्य को फैलाया था। लेकिन 17वीं सदी के बाद यह खोज में अहम भूमिका पुर्तगाल और स्पेन की जरूर थी, विशेष रूप से स्पेन की भूमिका थी अमेरिकी महाद्वीप को खोजने के लिए, लेकिन उसका लाभ स्पेन और पुर्तगाल के लोग नहीं उठा पाए। उसका लाभ जो ज्यादा फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड यूरोपीय देशों ने उठाया, डेनमार्क ने उठाया। ठीक है, तो देखिए 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। मतलब 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में अपने औपनिवेशिक बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, और यह देख सकते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य का किस तरह से विस्तार हुआ है। ठीक है, स्पेन और पुर्तगालियों का प्रवास। अब स्पेन और पुर्तगाल दोनों यूरोपीय देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल दोनों यूरोपीय देश हैं और दोनों का बॉर्डर जो है टच करता है। ठीक है, दोनों का बॉर्डर टच करता है और स्पेन और पुर्तगाल की एक महती भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अमेरिका महाद्वीप का खोज स्पेन के नाविकों ने किया था और पुर्तगाल के नाविकों ने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की थी। तो स्पेन और पुर्तगालियों का किस तरह से प्रवास हुआ, किस तरह से वो अपने मेन जगह को छोड़कर अन्य जगहों पर जाकर बसे और वो भी लालच में जाकर बसे कि वहां पर अपना औपनिवेशिक साम्राज्य को फैला सके। देखिए, स्पेन और पुर्तगाली लोग 18वीं सदी में अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। ठीक है, यह लोग बाकी इस महाद्वीप में इसी जगहों पर जाकर बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाके में जाने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, जब स्पेन और पुर्तगाल के लोग, जब यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आज भी जितने भी लोग हैं ना, विशेष रूप से गोरों की बात करूंगा, गोरे जितने भी लोग हैं
सफेद लोग जितने हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, वो कहाँ के निवासी हैं? वह यूरोपीय देशों के निवासी हैं, स्पेन के निवासी हैं, स्पेन के, पुर्तगाल के, इंग्लैंड आदि के निवासी हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लोग, ठीक है, क्योंकि वह भी उस महाद्वीप की भी खोज हुई थी, वो यूरोपीय देशों के द्वारा हुई थी। तो वहां के जो मूल निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मूल निवासी थे, वो लोग कहाँ गए? मतलब वह लोग और अंदर की तरफ चले गए, मतलब और रेगिस्तानी भाग में या फिर जंगली भागों में चले गए, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में ही जंगली भागों में या रेगिस्तानी भागों में चले गए, या फिर उनको पकड़कर गुलाम बनाया गया और फिर उनको अफ्रीका में या फिर अमेरिका में कोयला खदानों में, लोहे खदानों में, बागानों में काम करने के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह से मूल निवासियों का विस्थापन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कॉलोनी। अब आपको पता है कि औपनिवेशिक काल में जो भी स्पेन, पुर्तगाल या जो भी यूरोपीय देश थे, उन लोगों ने जब किसी भूखंड पर, किसी भूभाग पर, एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप के किसी भी भूभाग पर उन्होंने कब्जा किया, तो वहां पर कॉलोनी बसाया, मतलब यूरोपीय लोगों की, अपने लोगों की एक कॉलोनी बन गई। ठीक है, तो देखिए 17वीं सदी में यूरोपीय लोग दूसरे महादेशों में अपना प्रवास स्थापित किए, दूसरे महादेशों में अपना प्रवास स्थापित किए। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के लोग, पुर्तगाल के लोग, फ्रांस के लोग भारत आए, यहाँ पर फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, इंग्लैंड के लोगों की कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो वह लोग जब आए तो यूरोपीय लोगों की बस्तियां बन गई, यूरोपीय लोगों की अपनी बस्तियां होती थी जहां वही लोग रहते थे, तो यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था। ठीक है, उपनिवेशों को देश का दर्जा, उपनिवेशों को देश का दर्जा, यहां एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में कोलंबस ने किया था, अमेरिका महाद्वीप की खोज। तो जब उसने अमेरिका महाद्वीप को खोजा कोलंबस ने, तो वहां पर जो मूल जातियां थी उनको विस्थापित होना पड़ा, उनको कोयला खदानों में काम करना पड़ा, उनको बागानों में काम करना पड़ा। कुल मिलाकर जो मूल जातियां थी जिनका अधिकार था अमेरिका महाद्वीप पर, वही राजा थे, वही प्रजा थे, सब कुछ था उनका, लेकिन स्पेन के लोगों ने वहां पर क्या कर दिया? वहां पर अपना अधिकार जमा लिया, यूरोपीय लोगों ने वहां अधिकार जमा दिया और उन लोगों को गुलाम बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक बड़ी आबादी यूरोप से एक बड़ी आबादी अमेरिका महाद्वीप में आने लगी, क्योंकि वहां पर सुख सुविधा एकदम पूरी तरह संपन्नता थी, भूभाग भी बहुत ज्यादा था, जमीन भी बहुत ज्यादा था अमेरिका में, और लोग थे ही नहीं। तो यूरोप से बड़ी आबादी, यूरोप तो बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला देश था, जनसंख्या वाला महाद्वीप था, तो वहां से एक बहुत बड़ी आबादी अफ्रीका महाद्वीप में चली गई, अमेरिका महाद्वीप में चली गई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो बहुत बाद में खोजा गया महाद्वीप था, वहां पर चली गई बहुत बड़ी आबादी। ठीक है, तो वहां पर जब आबादी चली जा रही है, यूरोपीय लोगों की ही आबादी, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस लोगों की ही आबादी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चली गई, तो फिर धीरे वो लोग अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगे। मतलब स्पेन से और पुर्तगाल से, हालांकि स्पेन और पुर्तगाल को उपनिवेश था ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो जो था यूरोपीय देशों का उपनिवेश था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के उपनिवेश, वहां के लोगों ने, जो लोग यूरोपीय देश से आए हुए थे, वहां के लोगों ने क्या कर दिया? यह मांग कर दी कि अब हमें स्वतंत्र होना है, हमें उपनिवेश नहीं बनना है, हमें स्वतंत्र करो, हम एक नया देश बनेंगे। तो उपनिवेशों को देश का दर्जा कैसे मिला? देखिए, जब यूरोप से आए उपनिवेशों के वासिंदे यूरोपीय मात्र देश से स्वतंत्र हो गए, यूरोपीय मात्र देश से स्वतंत्र हो गए और उन्हें राज्य या देश का दर्जा मिला, और यही हुआ था। देखिए, आज जहां संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यह लोग क्या थे? यह लोग यूरोपीय देशों के ही उपनिवेश थे, और वहां के लोग भी यूरोपीय थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने स्वतंत्रता की मांग कर दी और यह लोग स्वतंत्र हो गए। ठीक है, स्वतंत्र तो पहले से ही थे कुल मिलाकर, अब वो उपनिवेश की तरह की जैसे देश वह नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि यह एक अलग देश हो। ठीक है, सेटलर क्या है? सेटलर, देखिए, सेटलर जैसे आपको बता दूं, सेटलर वही लोग हैं जो यूरोपीय देशों से आए थे और उपनिवेशों में जाकर बस गए, यूरोपीय देशों से आए थे और उपनिवेशों में जाकर बस गए, उनके लिए एक टर्म है सेटलर। तो देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में डच के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था, सेटलर। ठीक है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए, अब अमेरिका महाद्वीप में जो यूरोपीय लोग आए थे उनके लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता था। मतलब औपनिवेशिक
देश में, औपनिवेशिक भूभाग में जो यूरोपीय लोग थे उनको सेटलर कहा जाता था, मतलब आबादकार। ठीक है, यह बात जानना। नेटिव किसे कहा जाता है? नेटिव का मतलब एक तरह से समझ रहे हैं कि नेटिव प्लेस मतलब मातृभूमि से जुड़ा हुआ ये शब्द है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप बिहार के भागलपुर के हैं, तो इस समय बिहार के भागलपुर में आप जन्म भी लिए हैं और इसमें भागलपुर में है भी, तो आपका क्या है? वह आपका नेटिव प्लेस है, आपकी मातृभूमि है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदे के लिए प्रयोग होता था। मतलब यूरोपीय लोगों द्वारा मतलब जो लोग इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रसिया में, स्पेन में, पुर्तगाल में रहते थे, वह अपने देश के नागरिक जो उपनिवेशों में रहते थे उनके बाशिंदों के लिए ये शब्द प्रयोग करते थे, नेटिव। उनको कहा जाता था नेटिव। मतलब समझते हैं, जैसे एक तरह से आप समझ सकते हैं अप्रवासी भारतीय होते हैं ना, अप्रवासी भारतीय होते हैं, वैसे ही अप्रवासी यूरोपीय थे, उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता था नेटिव। बेमकुम बेल्ट, ये बेमकुम बेल्ट वाला टर्म क्या है? रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेल्ट थी। सीपियां क्या होती हैं? जो क्या बोलते हैं, सीपियों में एक प्रकार का जीव होता है ना, घोगा होता है, या फिर सीपियां एक तरह से ये भी कह सकते हैं, घोगे वाला जो जीव होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है, खोल होता है, उसको ही सीपी कहेंगे। तो समुद्र किनारे बहुत सी रंग बिरंगी लाल, हरा, नीला, पीला कई तरह की सीपियां होती हैं। ठीक है, तो रंगीन सीपियों का बेल्ट बनता था उनको गूह कर। ठीक है, रंगीन सीपियों में छेद करके उसमें उसको गूह कर एक बेल्ट बनाई जाती थी और उसी बेल्ट को लोग पहनते थे। तो देखिए इसे कहा जाता था बेमपुम बेल्ट। ठीक है, तो रंगीन सीपियों को आपस में मिलाकर बनाई जाने वाली बेल्ट क्या थी? बेमपुम बेल्ट थी। ठीक है, इसे किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान किया जाता था। जब किसी स्थानीय कबीले के साथ कहां पर? जब किसी स्थानीय कबीले के साथ जब यूरोपीय देशों के किसी अधिकारी का आपस में समझौता होता था, तो बेमपुम बेल्ट का क्या किया जाता था? आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, क्योंकि लोग पहनते थे रंगीन, वह बहुत अच्छा लगता था, आकर्षक लगता था। फैशन के मारे लोग रंगीन सीपियों का बेल्ट पहना करते थे, बस ये जान लीजिए। ठीक है, एक तरह से ये फैशनेबल बेल्ट था। अब मुझे तो थोड़ा सा मैं भूल गया हूं, यहाँ पर मुझे एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखा देना चाहिए था। ठीक है, तो उसे ही बेमपुम बेल्ट कहा जाता था। तो जब किसी स्थानीय कबीले का आपस में समझौता होता था, तो वह लोग इस अपने बेल्ट का आदान प्रदान करते थे, बदलते थे। ठीक है, 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान, यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि यूरोपीय देश के जो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं, देश के जो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो थे, वह लोग यह समझते थे कि वह लोग बहुत ज्यादा सभ्य हैं, बहुत ज्यादा सभ्यता वाले हैं, बहुत ज्यादा सभ्य हैं, और बाकी देश के जो निवासी हैं वह असभ्य हैं, ऐसा यूरोपीय लोग समझते थे। ठीक है, भारतीयों के बारे में भी उनकी इसी तरह की राय थी यूरोपीय लोगों की। तो यूरोपीय लोग किसी व्यक्ति को सभ्य या असभ्य कैसे कहते थे? मतलब उनके नजर में सभ्य मनुष्य की क्या पहचान है? जैसा कि कुछ यूरोपीय बड़े बुद्धिजीवी, बड़े राइटर ने कहा था कि भारतीयों को सभ्य बनाना यूरोप निवासियों का क्या था? कर्तव्य था। ठीक है, और यह श्वेत व्यक्तियों का बोझ है। मतलब संसार को सभ्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? यूरोप के लोगों की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी बात उस राइटर ने कही थी कि संसार के लोगों को सभ्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? यूरोप के लोगों की जिम्मेदारी है, और यह श्वेत व्यक्ति का बोझ है। मतलब संसार के सफेद लोगों का यह बोझ है जो इतना बड़ा ठीका लेकर बैठे हैं लोगों को सभ्य बनाने का। तो एक तरह से कितना ताना, एक तरह से बहुत ही व्यंग्यात्मक यह शब्द था किसी पश्चिमी राइटर का। तो यही है कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोगों के लिए सभ्य मनुष्य की क्या पहचान है। तो देखिए, साक्षरता के अनुसार या संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर वह यह मानते थे कि व्यक्ति सभ्य है या असभ्य। ठीक है, भाषाएं, यह इनका क्या था? आधार था। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, परंतु वह लिखी नहीं जाती थी। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए साक्षरता, संस्कृत, धर्म और शहरीकरण के आधार पर यह सभ्यता की पहचान होती थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ, जैसे भाषाएं भी एक अहम भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, अब भाषाओं के बारे में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे, इनको भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती थी। भाषाओं में यह लोग पूरी तरह से प्रवीण थे और पूरी तरह से मतलब कई तरह की भाषाओं के जानकार यहाँ पर लोग थे। भाषाओं में विविधता थी उत्तरी अमेरिका के जातियों में, लेकिन यहाँ पर भाषाएं बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। ठीक है, गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। ये गोल्ड रश क्या है? गोल्ड रश किसे कहा जाता है? गोल्ड रश का मतलब यह जान लीजिए, एक तरह से मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे रश का मतलब क्या होता है? रश का मतलब भीड़, समझाने के लिए बस बोल रहा हूं। रश का मतलब भीड़ और गोल्ड का मतलब सोना, मतलब सोने का एक बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ी भीड़, ऐसे समझ सकते हैं। तो गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि मतलब एक ऐसा जगह आपको उत्तरी अमेरिका में मिला, कैलिफोर्निया, जहां पर सोने के चिन्ह मिले और सोने का सबसे बड़ा भंडार है यहाँ पर कैलिफोर्निया में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के तहत यह कैलिफोर्निया आता है, जहां सोने के चिन्ह मिले थे। कब? 1840 में। 1840 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले। ठीक है, और इसे ही गोल्ड रश कहा गया तथा गोल्ड रश का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा इससे क्या हुआ? गोल्ड रश का प्रारंभ हुआ कि 1840 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले तथा गोल्ड रश का प्रारंभ हुआ, मतलब सोने की वृद्धि हो गई। ठीक है, और रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। अब उद्योगों की वृद्धि के तहत देखेंगे कि जब सोना मिल गया तो भाई धन हो गया तो फिर बाकी जो उद्योग धंधे या बाकी जो प्रगति का काम है, विकास का काम है, वह भी काम होने लगा, क्योंकि सोना चांदी एक बहुत बड़ा बहुमूल्य चीजें थी और वह मिलने लगी 1840 में कैलिफोर्निया में। ठीक है, जिसे ही गोल्ड रश कहा जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ? रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ, औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ और कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। तो प्रश्न आ सकता है कि गोल्ड रश कहां से मिले हैं या फिर सोने की खान या सोने की चीजें कहां मिली हैं अमेरिका में? तो यह आपके 1840 में मिला था कैलिफोर्निया में, और इसे ही आपका गोल्ड रश कहते हैं। एबोरिजिनीज क्या है? एबोरिजिनीज तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? मैं यहां बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की खोज ब्रिटेन का एक नाविक था, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की। और एबोरिजिनीज कौन है? एबोरिजिनीज का मतलब यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज हुई थी तो वहां पर जो शुरुआती मनुष्य रहा करते थे, शुरुआती मनुष्यों के या आदि मानवों के क्या है, जीवाश्म मिले हैं वहां पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो जीवाश्म मिले हैं आदि मानव के, उसे ही एबोरिजिनीज कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती मनुष्य या आदि मानव को एबोरिजिनीज कहा जाता था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती मनुष्य आदि मानव को क्या कहा जाता था? एबोरिजिनीज कहा जाता था। मतलब एबोरिजिनीज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो आदि मानव, आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूं, आदि मानव के जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी आदि मानव है? एबोरिजिनीज है। ठीक है, औपनिवेशिक तो औपनिवेशिक का मतलब क्या है? यहाँ पर बस समझाने के लिए है कि दूसरे देश को नियंत्रित करने वाले देश से संबंधित है औपनिवेशिक। ओरल हिस्ट्री का मतलब क्या है? इतिहास लिखने के लिए या दूसरों को निर्देशित करने के लिए, ताकि उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखिए, ओरल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि मुंह से बोला जाने वाला इतिहास। ठीक है, मुंह से बोला जाने वाला एक तरह से तथ्य। ठीक है, इतिहास लिखने के लिए या दूसरों को निर्देशित करने के लिए ये शब्द, ये टर्म इसी के परिप्रेक्ष्य में है ओरल हिस्ट्री, इतिहास लिखने के लिए या दूसरों को निर्देशित करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी ऑब्लिक एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और इसी तरह के सारे आपको मिलते रहेंगे। हालांकि यह आपका जो चैप्टर है आपका मूल निवासियों का विस्थापन, ठीक है, लेकिन ये आपका पर्याप्त नहीं है, अभी एक पीडीएफ और है, मैं इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो मतलब 2 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, और उसके बाद केवल एक चैप्टर और रह जा रहा है आपका, और उसके बाद क्लास 11 आपका पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 11 आपका कंप्लीट हो जाएगा, केवल एक चैप्टर और रह गया है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत जल्दी कराइए, घबराइए मत भैया, घबराइए मत। ठीक है, घबराने से काम नहीं होता है। और एक बात और बता दो, आप लोग देख नहीं रहे वीडियो, किस लिए बना रहा हूँ? मैं बनाना बंद कर दूं?
मुझे भी कोई शौक नहीं है, अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दे रहा हूँ। मैं एक बात और देखता हूँ कि अगर आप लोग एक बात आप लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी लेक्चर्स मिलना चाहिए, अगर जल्दी देने देने लगता हूँ तो लोग देखते ही नहीं है। ठीक है, तो एक दिन में एक बार ही दिया जाए लेक्चर, अगर यही बात है तो। और यह कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 1499 का कोर्स है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर यही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा 8318397276। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।